समुंदर पार पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में पैसा भेजने का नया रिकॉर्ड बना दिया। मार्च 2025 में तरसीलात ने नई तारीख रकम कर दी। किस मुल्क से सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे? जून में मुल्क के जर्रे मुबादला के ज़खायर कितने हो जाएंगे? तफसीलात देखिए इस वीलॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में नए वीलॉग के साथ दोबारा हाजिर है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि फैसल गुमन वीलॉग चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इस वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। नाज़रीन, हम पिछले कुछ अरसे से ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तानी मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद हैं और समुंदर पार पाकिस्तानी कहलाते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कहलाते हैं, उनकी तरफ से तरसीलात भेजने का जो अमल है उसमें तेज़ी आ रही है और हर महीने तरसीलात में अपेरेंटली इजाफा नज़र आता है ड्यू टू डिफरेंट सरकमस्टांसेस। और हर साल पाकिस्तान से एक माकूल तादाद जो है वो निकल जाती है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में और वहाँ पे जाके रोज़गार कमाती है और उसके बाद पैसे वापस भेजती है। तो इस साल मार्च के महीने में, ये जो अभी गुजर गया है मार्च, इसमें मुल्क की तारीख में एक नया रिकॉर्ड बना है तरसीलात का। जो समुंदर पार पाकिस्तानी हैं उन्होंने एक तारीखी जो तरसीलात हैं वो भेजी हैं इस मुल्क में। और अब तक की किसी भी महीने में जो सबसे ज़्यादा तरसीलात हैं, जो पैसा पाकिस्तान में आया है, वो मार्च 2025 में आया है। और ये इंकशाफ गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद, उन्होंने ये जो दिन गुजर गया इसमें किया है। और उन्होंने साथ साथ ये भी बताया है कि तरसीलात रेमिटेंसेस जो हैं ये मार्च के महीने में 4.1 अरब डॉलर के करीब रिसीव हुई हैं पाकिस्तान में। और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वर्कर्स जो हैं उन्होंने जो तरसीलात फरवरी में भेजी थी, यानी फरवरी 2025 में, वो थी 3.12 अरब डॉलर। तो 3.12 अरब के डॉलर के मुकाबले में मार्च में 4.1 अरब डॉलर तरसीलात जो हैं वो भेजी गई हैं। जनवरी 2025 के साथ अगर कंपैरिजन किया जाए तो फरवरी और मार्च में जो तरसीलात आई हैं उसमें 3.8% का इजाफा नोट किया है स्टेट बैंक ने। जिससे क्या हुआ है, जिससे 3 बड़े फ़ायदे हुए हैं पाकिस्तान में। एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिली है इकॉनमी को। दूसरी बात, जो हुकूमत के रिजर्व्स हैं, गवर्नमेंट के रिजर्व्स हैं, उनमें इजाफा हुआ है। और लिक्विडिटी जो है, यानी इंपोर्टर्स जो दरामद कुनंदगान हैं, उनके लिए जो सरमाया है, साइकिल जो है मनी का, वो इम्प्रूव हुआ है और उनको इससे बेनिफिट हुआ है। पहले ये जो माली साल जा रहा है 1 जुलाई 2024 से लेके मार्च 2025 तक, इसमें जो टोटल तरसीलात रिसीव हुई हैं नाज़रीन, वो 28.07 अरब डॉलर, यानी पहले 9 माह में। और ये 33% ग्रोथ है इन 9 माह की, अगर उससे पिछले साल 9 माह के साथ 9 माह का जो है मुआवजा इसके साथ किया जाए। अगर हम ब्रेकअप देखें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो तरसीलात आई हैं कंट्री वाइज, तो हम चंद मुल्कों की बात कर लेते हैं जहां से सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस या तरसीलात जो हैं वो रिसीव हुई हैं। तो मार्च के महीने में नाज़रीन टॉप किया है सऊदी अरेबिया ने, जहां से पाकिस्तानियों ने 987 मिलियन डॉलर्स की तरसीलात जो हैं वो भेजी हैं। और दूसरे नंबर पे मुत्तहिदा अरब इमारात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां से 842 मिलियन डॉलर्स की तरसीलात रिसीव हुई। तीसरे नंबर पे नाज़रीन यूनाइटेड किंगडम है, बरतानिया, जहां से 684 मिलियन डॉलर्स की तरसीलात जो हैं वो आई हैं। और फिर चौथे नंबर पे नाज़रीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की तरफ से 419 मिलियन डॉलर्स की तरसीलात जो हैं वो पाकिस्तान में आई हैं। अब टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ एक ब्रोकरेज फर्म है कराची में, उनका ये कहना है कि ये जो हाईएस्ट मंथली रेमिटेंसेस रिसीव हुई हैं 4.1 अरब डॉलर मार्च में, ये 37% ज़्यादा हैं पिछले साल मार्च 2024 में जो रेमिटेंसेस आई थी उनसे। और टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ का कहना है कि ये जो हाई रेमिटेंसेस हैं इसकी बुनियादी वजह रमज़ान और ईद उल फितर की वजह से
पाकिस्तानियों ने रेमिटेंसेस ज़्यादा भेजी हैं। अगर नाज़रीन हम 4 मुल्कों से आगे चलें तो फर्दर ब्रेकअप में यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं वहाँ से 433 मिलियन डॉलर्स की तरसीलात आई हैं। उसके बाद गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो है वहाँ से अगर हम सऊदीया और यूएई को निकाल के बाकी मुल्कों की बात करें तो 360 मिलियन डॉलर की रेमिटेंसेस जो हैं वो मार्च में रिसीव हुई हैं। और उसके बाद फिर अगर हम नीचे चलें तो कनाडा से 79 मिलियन डॉलर्स आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से 83 मिलियन डॉलर्स आए हैं, मलेशिया से 16 मिलियन डॉलर जो है वो रिसीव हुए हैं। और इसके अलावा जो बाकी ममालिक हैं उनका अगर हम कलेक्टिव देख लें तो वहाँ से पाकिस्तानियों ने 151 मिलियन डॉलर्स की तरसीलात जो हैं पाकिस्तान भेजी हैं। अब नाज़रीन तरसीलात के हवाले से हम बात करें तो मुल्क की जो मईशत है उसमें रेमिटेंसेस का हर महीने आना एक इकोनॉमिक साइकिल जो है उसको मेंटेन करता है और पैसों का फ़्लो जारी रहता है। तो जहां हम बरामदात की बात करते हैं, पाकिस्तान से बरामदात होती हैं और उससे पाकिस्तान को बेनिफिट होता है, तो साथ साथ फिर हम ये देखते हैं कि जो तरसीलात हैं रेमिटेंसेस ये पाकिस्तान की मईशत में एक बुनियादी किरदार अदा करती हैं। तो मार्च में रेमिटेंसेस का ज़्यादा आना अगर टॉप लाइन सिक्योरिटी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कि जी ईद और रमज़ान की वजह से लोगों ने ज़्यादा पैसे भेजे हैं, तो अब हम देखेंगे कि अप्रैल ये जो ऑनगोइंग मंथ है इसमें जो रेमिटेंसेस आती हैं वो इससे कम होती हैं या इसके बराबर होती हैं या वो ज़्यादा होती हैं। लेकिन अपेरेंटली ये देखने में आया है कि मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से रेमिटेंसेस पाकिस्तान में ज़्यादा आती हैं। पाकिस्तान की करेंसी अगर कम होगी, डेप्रिशिएट होगी, उसमें कमी आएगी दीगर करेंसियों के मुकाबले में, तो फिर भी रेमिटेंसेस बढ़ेंगी। और फिर दूसरा फैक्टर ये है कि अगर पाकिस्तानी ज़्यादा यहाँ से जाके हर साल जा रहे हैं, हर महीने जा रहे हैं और वहाँ जाके अर्निंग शुरू कर देते हैं, तो वो पैसा अपने बाहर वापस भेजते हैं, फैमिलीज़ को भेजते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। फिर कोई किसी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसमें वो पैसे डाल देता है। इसके अलावा दीगर ज़रूरियात के लिए और दीगर अमेनिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए लोग पैसे भेजते हैं, तो एक फ़्लो जो है वो नज़र आता है। तो 2 फैक्टर ये हो गए। तो नाज़रीन तीसरा फैक्टर ये है कि जो पाकिस्तानी मुख्तलिफ मुल्कों में काम कर रहे हैं उनको वहीं पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में वो स्विच करते हैं, उनकी इनकम में इजाफा होता है, या जो बिज़नेस कर रहे हैं या मतलब मुख्तलिफ किस्म की ट्रेड्स कर रहे हैं तो उनको जो इनकम होती है उसके अंदर भी वेरिएशंस आती हैं। समटाइम ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा भेज देते हैं, अगर कम होती है तो कम भेजते हैं। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तानी अपने मुल्क में एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं ड्यू टू सर्टन सर्विसेज और सर्टन रीजंस के कौन कौन सी रीजंस हैं और कहाँ कहाँ उन्होंने वो पैसे जो हैं वो पार करने हैं। तो ये खुश आइंदा अमल है कि पाकिस्तानियों की तरफ से तरसीलात में इजाफा हो रहा है और जिससे मुल्क की जो मईशत है वो स्टेबल तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मुल्क की मईशत को उसमें फ़ायदा देती हैं रेमिटेंसेस। अच्छा आगे चले नाज़रीन, तो ये हट के अब बात कर लेते हैं थोड़ी रेमिटेंसेस से। गवर्नर स्टेट बैंक ने 2 और चीज़ों के वाले से बात की है। एक तो उन्होंने ये कहा है कि 14 अरब डॉलर जो हैं हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 14 अरब डॉलर से क्रॉस होने का इम्कान है जून तक। जून 2025 में 14 अरब डॉलर से एक्सीड हो जाएंगे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर। अच्छा, जहाँ तक बैनुल अक़वामी डेट रिपेमेंट्स करनी है, उधार उतारना है, उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, वो फिस्कल ईयर यानी ये जो माली साल इस वक्त चल रहा है, अभी 9 महीने हो गए हैं और 30 जून 2025 को ये माली साल कंप्लीट होगा। इसमें जो हमारी जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो हमने उधार उतारना है, वो 26 अरब डॉलर है। लेकिन इसमें से 16 अरब डॉलर जो है वो तवक्को है कि रोल ओवर कर देंगे जिन मुल्कों से या जिन बैंकों से आपने पैसा लिया हुआ है, तो रीफाइनेंसिंग उसकी हो जाएगी, तो वो पाकिस्तान को सहूलत हो जाएगी। और जो फिर एक्चुअल डेट रीपे करना होगा वो तकरीबन 10 अरब डॉलर पाकिस्तान ने पे करना होगा। ये गवर्नर स्टेट बैंक ने बात बताई है। जहां साथ साथ उन्होंने ये बात की है कि मुल्क की जो मुआशी नमू है, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, जीडीपी जो है वो कंप्रोमाइज़ थोड़ी सी हो रही है। वो उसकी वजह यह है कि ज़राअत ने जो पिछले माली साल में एक आउटपुट दी थी
وہ اس دفعہ میچ ہونے کا امکان کم ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے بارشیں بھی کم ہوئی ہیں اس دفعہ، اور ہماری جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے وہ بھی کمپرومائز ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اگر تو زراعت پچھلے سال کے مقابلے میں ہی رہتی تو ہماری جو جی ڈی پی ہے ملک کی وہ 4.2% سے زیادہ ہونے کا امکان تھا. لیکن اب چونکہ کلائمیٹ چینج ہے، ویدر پیٹرنز، بارشیں کم ہوئی ہیں، تو ایگریکلچر سیزن جو ہے وہ اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ویکر گراؤنڈز پہ ہے. تو اب 3% انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی معاشی نمو جو ہے نا اس مالی سال میں رہنے کا امکان ہے، 3% جی ڈی پی گروتھ. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایوری انڈیکیٹر جو ہے معیشت کا، ہر انڈیکیٹر وہ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی، جو معاشی ایکٹیویٹی ہے وہ پک اپ ہوئی ہے اور اس میں تھوڑا اضافہ ہوا ہے، تھوڑا مومنٹم اس نے گین کیا ہے. اب بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں آپٹیمسٹک رہنا چاہیے. معیشت کے حوالے سے ابھی بھی چیلنجز بہت سارے ہیں، حکومت بھی اس چیز کو اون کرتی ہے، لیکن اب ایک جیسی سچویشن تو رہنی نہیں ہے. سٹیٹک سچویشن تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ چلے گی. ہر ملک کی حکومت جو ہے وہ ایفرٹ کرتی ہے اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بین الاقوامی جو صورتحال ہے اس وقت اس کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے پوری دنیا میں ٹریڈ ٹیرفز جو ہیں، محصولات جو ہیں تجارت پہ، وہ نافذ کر دیے ہیں، اور چین اور امریکہ کی جنگ بھی شروع ہو گئی ہے اس حوالے سے، تجارتی جنگ، اور 100% سے زیادہ ٹیرف لگا دیے گئے ہیں. پاکستان کے اوپر 29% ٹیرف جو ہے وہ لگا دیا ہے امریکہ نے. تو آج ہی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 1 ارب 10 کروڑ ڈالر سے لے کے 1 ارب 40 کروڑ ڈالر تک پاکستان کی برآمدات جو ہیں وہ افیکٹ ہو سکتی ہیں اور اس کے حجم میں کمی آ سکتی ہے. تو یہ ساتھ ساتھ اب بین الاقوامی جو پریشرز ہیں وہ بھی جو ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے جو ہے ایک چیلنج ہیں، تو پاکستان کی معیشت کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اور ہفتوں میں معیشت جو پاکستان کی ہے وہ کس طرح سٹیبل ہونے کی ایفرٹ ہوتی ہے، اور اس وقت جب ہم بہت سارے معاشی چیلنجز سے گزر رہے ہیں، اور امریکہ کی جو تجارتی جنگ ہے وہ پاکستان کی معیشت پہ کتنا نیگیٹو اثر ڈالتی ہے، منفی اثر ڈالتی ہے، یہ آنے والا ٹائم بتائے گا. تھینک یو جی، اللہ حافظ، آپ سے پھر بات ہوگی.